हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज हम लेसन प्लान नंबर 15 देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे ऊपर रहेगा पाठ्य योजना संख्या 15। सबसे राइट साइड में रहेगा कक्षा या क्लास। यहाँ पे आप उस क्लास को लिखेंगे जिस क्लास में आप शिक्षण कार्य करेंगे। उसके बाद चक्र, जिसे कालांश भी कहते हैं या इसे इंग्लिश में पीरियड कहते हैं। यहाँ पे आप उस पीरियड को लिखते हैं जिस पीरियड में आप शिक्षण कार्य करते हैं। उसके बाद है अवधि यानी टाइम पीरियड। टाइम पीरियड सबको 35 से 40 मिनट मिलता है, जितने अवधि में आपको ये अपना पूरा लेसन प्लान बच्चों को पढ़ाना होता है। इसके बाद है विषय, उस सब बीच में रहेगा विषय। विषय सामाजिक विज्ञान, उप विषय इतिहास, प्रकरण या जिसे टॉपिक कहते हैं बाबर। इसके बाद सबसे राइट साइड में रहेगा दिनांक। यहाँ पे आप उस दिनांक को डालेंगे जिस दिनांक में आप शिक्षण कार्य करेंगे। उसके बाद विद्यालय का नाम, उस विद्यालय का नाम रहेगा जिस विद्यालय में आप शिक्षण कार्य करेंगे। विद्यालय के नाम के बाद रहता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में हम लिखते हैं कि हमारा इतिहास विषय पढ़ाने का छात्रों को क्या उद्देश्य है। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला उद्देश्य है विद्यार्थियों में इतिहास विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा, विद्यार्थियों में स्मरण शक्ति, चिंतन शक्ति एवं कल्पना शक्ति का विकास करना। तीसरा, विद्यार्थियों को प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों के महत्व से परिचित कराना। चौथा, विद्यार्थियों में विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना। पांचवा, विद्यार्थियों को मानव जाति के विभिन्न क्रियाकलापों से अवगत कराना। छठवां, विद्यार्थियों को विश्व की प्रमुख सभ्यताओं से परिचित कराना। यहाँ पे हमारा सामान्य उद्देश्य समाप्त होता है। सामान्य उद्देश्य के बाद रहेगा हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में वो रहता है कि जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक को पढ़ाने का हमारा क्या उद्देश्य है, हम क्या आशा करते हैं कि जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उससे छात्र कितना सीख जाएंगे और उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन आएगा। तो विशिष्ट उद्देश्य में है दो हैं, विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष हमारे चार हैं, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक और कौशलात्मक। चलिए देखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष हमारा पहला है ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है। ए, छात्रों को बाबर के विषय में बताना। बी, छात्र बाबर से संबंधित इतिहास को जान सकेंगे। विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष दूसरा है बोधात्मक। बोधात्मक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है। ए, छात्र बाबर और वर्तमान शासकों की शासन प्रणाली में तुलना कर सकेंगे। बी, छात्र बाबर की तुलना अन्य शासकों से कर सकेंगे। उसके बाद हमारा तीसरा शिक्षा विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष है अनुप्रयोगात्मक। अनुप्रयोगात्मक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है। ए, छात्र बाबर से संबंधित ज्ञानोपयोगी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। बी, छात्र बाबर से संबंधित ऐतिहासिक लेखों को पढ़ने में रुचि लेंगे। विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष हमारा चौथा है कौशलात्मक। कौशलात्मक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है। ए, छात्र बाबर से संबंधित तथ्यों व घटनाओं पर अपना विचार दे सकेंगे। बी, छात्र बाबर से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। इसी के साथ ही हमारा विशिष्ट उद्देश्य समाप्त होता है। विशिष्ट उद्देश्य के बाद है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में हम चार्ट, चित्र, कुछ पोस्टर इन सब का प्रयोग करते हैं ताकि बच्चे उसे सही जल्दी से जो हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उसको शीघ्रता से समझ सके और उन्हें सरलता हो समझने में। तो इसमें हमने सहायक सामग्री का प्रयोग किया है बाबर का चित्र, बाबर की तोप का चित्र, भारत का ऐतिहासिक मानचित्र। सहायक सामग्री के बाद है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान छात्र पिछली कक्षा से कुछ पढ़ के आए रहते हैं। जो टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं उनके विषय में सामान्य जानकारी होती है, वो कहीं से सुने रहते हैं या अपनी पिछली कक्षा से पढ़ के आए रहते हैं। तो पूर्व ज्ञान में है छात्र बाबर के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके पूर्व ज्ञान के बाद रहेगा प्रस्तावना। प्रस्तावना में सबसे पहले छात्राध्यापक का क्रियाएं, उसके बाद विद्यार्थी क्रियाएं, उसके बाद शिक्षण विधि या सहायक सामग्री, उसके बाद श्यामपट्य कार्य। प्रस्तावना में सबसे पहले छात्राध्यापिका छात्रों से प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगी। प्रस्तावना प्रश्न की विशेषता ये होती है कि ये जिगजैग मोशन में होते हैं। जिगजैग मोशन का अर्थ यह होता है कि जो पहला प्रश्न हम पूछते हैं उसका जो उत्तर आता है उसी से हम दूसरा प्रश्न बनाते हैं
और दूसरे प्रश्न के उत्तर से हम तीसरा प्रश्न बनाते हैं और तीसरे प्रश्न के उत्तर से हम चौथा प्रश्न बनाते हैं। और इस जो चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रस्तावना प्रश्न। पहला प्रश्न है, छात्रों गज-ए-सिकंदरी नामक पैमाना किसने चलाया था? छात्र उत्तर देंगे सिकंदर लोदी ने। दूसरा प्रश्न है, छात्रों सिकंदर लोदी के पुत्र का क्या नाम था? छात्र उत्तर देंगे इब्राहिम लोदी। तो छात्रा साहब का तीसरा प्रश्न पूछेंगे, छात्रों इब्राहिम लोदी को पानीपत के मैदान में किसने पराजित किया था? छात्र उत्तर देंगे बाबर ने। फिर छात्रा साहब का चौथा प्रश्न पूछेंगे, छात्रों बाबर के विषय में विस्तार से बताइए। छात्र इसका उत्तर नहीं दे सकेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि यह एक समस्यात्मक प्रश्न है। और प्रस्तावना प्रश्न पूछने में छात्र अध्यापक ने किस विधि का प्रयोग किया? प्रश्नोत्तर विधि का। तो सब प्रस्तावना के बाद रहेगा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन है, छात्रों आज हम बाबर के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन के बाद रहता है हमारा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में है शिक्षण बिंदु, शिक्षण अधिगम परिस्थितियाँ। शिक्षण अधिगम परिस्थितियाँ में दो है, छात्राध्यापिका क्रियाएं और विद्यार्थी क्रियाएं। उसके बाद है शिक्षण विधि या सहायक सामग्री। उसके बाद है श्यामपट्य कार्य। तो पहला हमारा शिक्षण बिंदु है बाबर। तो बाबर में शिक्षण बिंदु में सबसे पहले छात्राध्यापक छात्रों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। विकासात्मक प्रश्न छात्राध्यापक छात्रों से इसलिए पूछती हैं ताकि उन्हें ये ज्ञान हो सके कि छात्र जो टॉपिक वो पढ़ाने जा रही हैं छात्र उनके विषय में कितनी जानकारी रखते हैं और साथ ही साथ वो जो पढ़ाने जा रही हैं उसकी भूमिका का भी निर्माण करती हैं। चलिए देखते हैं। पहला विकासात्मक प्रश्न है हमारा, छात्रों पानीपत का युद्ध प्रथम युद्ध कब हुआ था? छात्र उत्तर देंगे 1526 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न पूछेंगे, छात्रों बाबर कहाँ का निवासी था? छात्र उत्तर देंगे काबुल का। तो छात्रा साहब का तीसरा प्रश्न पूछेंगी, छात्रों बाबर की माँ किसकी वंशज थी? छात्र इसका उत्तर नहीं दे सकेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि यह एक समस्यात्मक प्रश्न है। तो विकासात्मक प्रश्न पूछे ने छात्राध्यापिका ने किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया? प्रश्नोत्तर विधि का। छात्राध्यापिका ने प्रश्न पूछे और विद्यार्थियों ने उसके उत्तर दिए। विकासात्मक प्रश्न के बाद हमारा रहेगा छात्राध्यापिका कथन। छात्राध्यापिका कथन में चलिए देखते हैं, छात्रों बाबर के पिता तैमूर तथा माता चंगेज खां के वंशज थे। बाबर का पिता उमर शेख मिर्ज़ा मध्य एशिया के वर्तमान उज़्बेकिस्तान देश में स्थित फरगना का शासक था। अपने पिता की मृत्यु के बाद बाबर 11 वर्ष की अवस्था में फरगना का शासक बना। सिंहासन पर बैठते ही बाबर को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वह तैमूर के राज्य समरकंद को जीतना चाहता था। उसने काबुल पर अपना अधिकार जमाया और वहां से भारत की ओर आकर्षित हुआ। इसके लिए उसने अपनी सेना को भली भांति तैयार किया। उसने अपना तोपखाना भी सुसज्जित कराया। इधर भारत में इब्राहिम लोदी के विरोधी बाबर की सहायता से अपना स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे। पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोदी ने बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। यहाँ पे हमारा छात्राध्यापक का कथन समाप्त होता है। छात्राध्यापक का कथन के बाद है विद्यार्थी क्रियाएं। विद्यार्थी क्रियाएं में है विद्यार्थी छात्राध्यापिका द्वारा दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। विद्यार्थी क्रियाएं के बाद है हमारा शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में है कथन एवं व्याख्यान विधि। शिक्षण विधि के बाद है श्यामपट्य कार्य। श्यामपट्य कार्य में पहला है बाबर के पिता तैमूर तथा माता चंगेज खां के वंशज थे। दूसरा, बाबर 11 वर्ष की अवस्था में फरगना का शासक बना। तीसरा, पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोदी ने बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। इसी के साथ ही हमारा पहला शिक्षण बिंदु समाप्त होता है। पहले शिक्षण बिंदु के बाद है हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु। दूसरा शिक्षण बिंदु है बाबर का भारत पर आक्रमण। दूसरे शिक्षण बिंदु में सबसे पहले छात्राध्यापिका छात्रों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगी। तो हमारा पहला विकासात्मक प्रश्न है, छात्रों बाबर के पिता किस वंश के थे? छात्र उत्तर देंगे तैमूर के वंश के। दूसरा प्रश्न पूछेंगी, छात्रों
बाबर ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में हराया था? तो छात्र उत्तर देंगे पानीपत के प्रथम युद्ध में। उसके बाद तीसरा प्रश्न पूछेंगे छात्रा साहब का, छात्रों बाबर ने पानीपत का युद्ध किस प्रकार जीता? छात्र इसका उत्तर नहीं दे सकेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि यह एक समस्यात्मक प्रश्न है। और विकासात्मक प्रश्न पूछे में छात्रा साहब ने किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया? प्रश्नोत्तर विधि का। उसके बाद हमारा विकासात्मक प्रश्न के बाद रहेगा छात्राध्यापिका कथन। छात्राध्यापिका कथन में देखिए, चलिए, पानीपत का प्रथम युद्ध। छात्रों 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में बाबर का सामना इब्राहिम लोदी से हुआ। बाबर के पास कुशल घुड़सवार व तोपें जो भारत के शासकों के पास नहीं थीं। उसकी सेना छोटी थी परंतु अच्छी तरह प्रशिक्षित थी। बाबर एवं उसकी सेना को अनेक युद्धों के अनुभव थे। उसने बड़ी कुशलता से अपनी सेना का संचालन किया। बाबर विजयी हुआ। इब्राहिम लोदी की मृत्यु हुई। इसी के साथ लोदी वंश का अंत हो गया और भारत में एक नए वंश मुगल वंश की स्थापना हुई। उसके बाद बाबर और राजपूत। चित्तौड़ के महाराणा संग्राम सिंह बाबर के सबसे शक्तिशाली शत्रु थे। ये राणा सांगा के नाम से प्रसिद्ध थे। बाबर ने स्वयं राणा सांगा के बारे में लिखा है कि राणा सांगा ने अपनी वीरता से भारत में उच्च स्थान प्राप्त किया था। उसके बाद है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध छात्रों 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ। युद्ध में बाबर की विजय हुई। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप राजपूतों की शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रभाव समाप्त हो गया। मुगल वंश की नींव सुदृढ़ हो गई। राजपूतों का दिल्ली पर अधिकार करने का सपना अधूरा रह गया। इसके बाद बाबर ने चंदेरी के शासक मेदिनी राय को चंदेरी के युद्ध 1528 ईस्वी में तथा अफगान सरदारों को घाघरा के युद्ध 1529 ईस्वी में पराजित कर भारत में मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ बनाया। इसी के साथ ही हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु छात्राध्याप का कथन समाप्त होता है। छात्राध्याप का कथन के बाद है विद्यार्थी क्रियाएं। विद्यार्थी क्रिया में है विद्यार्थी छात्राध्यापिका द्वारा दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं समझेंगे। छात्राध्यापिका विद्यार्थी क्रिया के बाद है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में है कथन एवं व्याख्यान विधि। उसके बाद है श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट कार्य में है पहला 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में बाबर का सामना इब्राहिम लोदी से हुआ। दूसरा, चित्तौड़ के महाराणा संग्राम सिंह बाबर के सबसे शक्तिशाली शत्रु थे। इसके बाद हमारा तीसरा श्यामपट्ट कार्य है बाबर ने चंदेरी के युद्ध में चंदेरी के शासक मेदिनी राय को हराया। इसी के साथ ही हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु समाप्त होता है। दूसरे शिक्षण बिंदु के बाद है हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु बाबर का चरित्र। तीसरे शिक्षण बिंदु में सबसे पहले छात्राध्यापिका विद्यार्थियों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगी। तो पहला विकासात्मक प्रश्न है हमारा, बाबर ने चंदेरी के युद्ध में किसे हराया था? छात्र उत्तर देंगे मेदिनी राय को। दूसरा प्रश्न है, छात्रों मेदिनी राय कहाँ का शासक था? छात्र उत्तर देंगे चंदेरी का। तीसरा प्रश्न है, छात्रों बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? छात्र इसका उत्तर नहीं दे सकेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि यह एक समस्यात्मक प्रश्न है। और विकासात्मक प्रश्न पूछने में छात्राध्यापिका ने किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया है? प्रश्नोत्तर विधि का। छात्राध्यापिका ने प्रश्न पूछे और विद्यार्थियों ने उसके उत्तर दिए। विकासात्मक प्रश्न के बाद हमारा रहेगा छात्राध्यापिका कथन। छात्राध्यापिका कथन में है, छात्रों बाबर को कलम और तलवार दोनों का सिपाही कहा जाता है। सैनिक कार्यों के साथ साथ वह साहित्य के प्रति रुचि रखता था। उसे तुर्की एवं फारसी भाषा तथा साहित्य का अच्छा ज्ञान था। बाबर स्वयं भी उच्च कोटि का साहित्यकार था। उसने अपनी आत्मकथा लिखी
यह तुर्की भाषा में है और तुजुक-ए-बाबरी नाम से प्रसिद्ध है। इसके फ़ारसी अनुवाद को बाबरनामा कहते हैं, जिसे अब्दुर्रहीम खानखाना ने लिखा है। बाबर को बगीचों का बहुत शौक था। उसने आगरा तथा लाहौर के आसपास कुछ बगीचे लगवाए। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो गई। उसके बाद हमारा तीसरा छात्राध्याय का कथन समाप्त होता है। छात्राध्याय का कथन के बाद है विद्यार्थी क्रियाएं। विद्यार्थी क्रियाएं में है विद्यार्थी छात्राध्यापिका द्वारा दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। विद्यार्थी क्रियाओं के बाद है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में है कथन एवं व्याख्यान विधि। शिक्षण विधि के बाद है श्यामपट्टीय कार्य। श्यामपट्टी कार्य में है बाबर को कलम और तलवार दोनों का सिपाही कहा जाता है। दूसरा है बाबर की आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी तुर्की भाषा में लिखी है। तो दोस्तों इसी के साथ ही हमारा जो प्रस्तुतिकरण है वो समाप्त होता है। प्रस्तुतिकरण के बाद रहता है बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न छात्राध्यापिका इसलिए पूछती हैं कि ताकि उन्हें ये ज्ञान हो सके कि उन्होंने जो पढ़ाया है वो छात्रों को कितना समझ में आया है, और इसी के उनको ये अपनी शिक्षण विधि का भी ज्ञान हो जाता है कि उन्होंने जो शिक्षण विधि प्रयोग की वो छात्रों के लिए कितनी कारगर साबित हुई। चलिए हमारा पहला बोधात्मक प्रश्न है छात्रों, बाबर के पिता का क्या नाम था। दूसरा प्रश्न है छात्रों, अपने पिता की मृत्यु के बाद बाबर कहाँ का शासक बना। तीसरा प्रश्न है छात्रों, खानवा का युद्ध कब हुआ था। चौथा प्रश्न है छात्रों, चंदेरी की युद्ध में बाबर ने किसे हराया था। पांचवा प्रश्न है छात्रों, बाबर की आत्मकथा किस नाम से है। बोधात्मक प्रश्न के बाद है श्यामपट्टीय सारांश। श्यामपट्ट सारांश में पहला है छात्रों, बाबर के पिता तैमूर तथा माता चंगेज खां के वंश के थे। दूसरा, बाबर 11 वर्ष की अवस्था में फरगना का शासक बना। तीसरा, पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोधी ने बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। चौथा, 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में बाबर का सामना इब्राहिम लोदी से हुआ। पांचवा, चित्तौड़ के महाराणा संग्राम सिंह बाबर के सबसे शक्तिशाली शत्रु थे। छठवां, बाबर ने चंदेरी के युद्ध में चंदेरी के शासक मेदिनी राय को हराया। सातवां, बाबर को कलम और तलवार दोनों का सिपाही कहा जाता है। आठवां, बाबर की आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी तुर्की भाषा में लिखी है। श्यामपट्ट सारांश के बाद रहेगा हमारा निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में है छात्राध्यापिका विद्यार्थियों को श्यामपट्ट सारांश पुस्तिका पर लिखने का निर्देश देकर स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगी। निरीक्षण कार्य के बाद रहता है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न छात्राध्यापिका इसलिए पूछती हैं ताकि उन्हें ये ज्ञान हो सके कि छात्रों को जो उन्होंने पढ़ाया है वो उनको कितना समझ में आया। वो पुनः इस बात की पुष्टि करना चाहती हैं। पहला प्रश्न है हमारा छात्रों, बाबर को किसका शौक था। दूसरा प्रश्न है छात्रों, बाबर के घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे हराया था। तीसरा प्रश्न है बाबर की आत्मकथा को किसने फारसी में अनुवाद किया था। चौथा प्रश्न है बाबर की माता किसकी वंशज थी। पांचवा प्रश्न है बाबर कितने वर्ष की अवस्था में फरगना का शासक बना। पुनरावृत्ति के प्रश्न के बाद छात्राध्यापिका छात्रों को गृह कार्य देंगी। तो गृह कार्य में हमारा पहला प्रश्न है छात्रों, खानवा के युद्ध में क्या परिणाम हुए। दूसरा प्रश्न है बाबर को किसका सिपाही कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था। तो दोस्तों इसी के साथ ही हमारा 15 नंबर लेसन प्लान समाप्त होता है। धन्यवाद।